तो देखो ये अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट मार्क करना है इसे। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस ये कब मनाया गया? तो 10 मार्च को। और ये हमने 2022 से मनाना शुरू किया है, तो इस बार ये इसका दूसरा संस्करण है, तो इंपॉर्टेंट हो गया। इसी तरह से आपको याद आएगा एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, वो हम 8 मार्च को मनाते हैं। और एक राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, नेशनल वुमेन्स डे, सरोजनी नायडू जी की जयंती को होता है, वो हम 13 फरवरी को मनाते हैं। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि 13 फरवरी को एक और दिन होता है, वो कौन सा होता है। मैं आपको हिंट दे देता हूं, उसमें हम पहले गाने सुना करते थे। अब आप बताओ। सो हेलो गाइज, तो ये आपके करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास है। इसमें हम लोग डेली टॉप 30 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन करते हैं। और ये टॉप 30 क्वेश्चन कौन से महीने के हैं? तो जनवरी 2023 से लेके आज तक जितने भी क्वेश्चंस आपने पढ़े हैं, ये उन्हीं में से सेलेक्ट करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए जा रहे हैं। डेली 30 क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगला प्रश्न है कि मुंडका उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टलिटी नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा डॉक्टर कर्ण सिंह ने। और हमारे जो उपराष्ट्रपति है ना, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने तो इस बुक को लॉन्च किया है और लिखा है डॉक्टर कर्ण सिंह ने। आपको बता दूं, ये 1952 तक जम्मू कश्मीर के राजकुमार राज प्रतिनिधि थे। वे जम्मू कश्मीर की रियासत के जो अंतिम शासक थे महाराजा सर हरि सिंह और महारानी तारा देवी, उनके पुत्र थे ये डॉक्टर कर्ण सिंह, और इन्होंने ये बुक लिखी है। अच्छा, एक प्रश्न यहाँ पे बनता है कि कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं के इतिहास से संबंधित है? तो आंसर होगा राज तरंगिणी। इसे 1148 में कल्हण ने संस्कृत में लिखा था। ये जरूर याद रखना, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये। अच्छा, यूं बताओ, सत्यमेव जयते शब्द जो है ये किस ग्रंथ से लिया गया है? तो इसका उत्तर आपके सामने है, मुंडका उपनिषद। बाकी आप जानते हो गीतांजलि श्री, इन्हें 2022 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला था उनके उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। और इनके साथ कौन थी? डेजी रॉकवेल। आप मुझे बताओ 2023 का किसे मिला है? और अभय के, इन्होंने द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर लिखी बुक। तो ये आप बताओ जो मैंने प्रश्न पूछे आपसे। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, कुवैत के फिर से प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा शेख अहमद नवाफ को। कुवैत की कैपिटल होती है कुवैत सिटी और करेंसी है कुवैती दिनार। अभी मोहम्मद शाहाबुद्दीन ये बांग्लादेश के प्रेसिडेंट बने थे और शेख मोहम्मद ये कतर के प्रधानमंत्री बने थे। फिर बताओ, अभी 5वां आसियान भारत व्यापार सम्मेलन 2023 ये कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था कुआलालंपुर मलेशिया में। तो मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर, वहीं पे हुआ था ये इसी साल। आसियान की बात करते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। स्थापना होती है 1967 में और मुख्यालय इसका जकार्ता इंडोनेशिया में है। इसमें सदस्य देश 10 हैं। क्या भारत भी इसका सदस्य है? तो आंसर होगा नहीं। अच्छा, वैसे अभी इसका नवीनतम सदस्य देश कौन सा बन गया ये जरूर याद रखना, 11वें नंबर का बन चुका है। उसका नाम है तिमोर लेस्ते। तो मैं आपको सारे कंट्रीज, मेंबर कंट्रीज एक बार बताऊं तो इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम और अब बन गया तिमोर लेस्ते। और याद रखना 2023 में इसकी अध्यक्षता कर रहा है कौन? इंडोनेशिया भी इसकी समिट हुई थी जकार्ता इंडोनेशिया में ही, ये जरूर याद रखना। चलो फिर बताओ, विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 9 मार्च को। एक्चुअली में मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है, तो इस बार हमने इसको 9 मार्च को मनाया, ऐसे याद रखना। और आपको पता है पृथ्वी की किडनी किसे कहा जाता है? वेटलैंड्स को, रामसर स्थलों को। जबकि पृथ्वी के फेफड़े हम किसे कहते हैं? अमेजन वर्षा वनों को। अच्छा, किडनी की जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, संरचनात्मक जो इकाई होती है, उसे कहा जाता है नेफ्रॉन। और यही कारण है कि स्टडी ऑफ किडनी को हम नेफ्रोलॉजी कहते हैं। इसका काम क्या होता है? रक्त का शुद्धिकरण करना, ब्लड प्यूरिफिकेशन करना। और जब किडनी खराब हो जाती है तो फिर ब्लड प्यूरिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं? ब्लड को बाहर निकालते हैं, फिर उसे शुद्ध करते हैं और फिर वापस डालते हैं, और उसी को हम डायलिसिस करना कहते हैं। और किडनी के ऊपर एक ग्रंथि भी पाई जाती है जिसे एड्रिनल ग्रंथि कहा जाता है। और यहाँ से भी एक साइंस का प्रश्न बनता है कि यहाँ से एक हार्मोन निकलता है, उसे फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, लड़ो और भागो, या फिर इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। ये प्रश्न भी पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में बिम्स्टेक की 19वीं मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता ये किस देश ने की? तो आंसर होगा थाईलैंड। और बिम्स्टेक की यहाँ पे बात करें तो बिम्स्टेक मतलब बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। स्थापना इसकी होती है 1997 में। हेडक्वार्टर है ढाका, बांग्लादेश में। और इसके 7 एशियाई सदस्य देश हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड।
और इस बार थाईलैंड ही इसकी अध्यक्षता कर रहा है, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कि अभी न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी जज कौन बने, तो आंसर होगा अरुण सुब्रमण्यम। तो अरुण सुब्रमण्यम ये न्यूयॉर्क में मैनहट्टन फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पहले भारतीय अमेरिकी जज बने हैं। इसी तरह से आपको याद होगा अरुणा मिलर का नाम, मैरीलैंड में लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बनी थी ये। और सुष्मिता शुक्ला ये फेडरल रिजर्व बैंक की पहली महिला उपाध्यक्ष बनी थी। और मनप्रीत मोनिका सिंह ये अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश बनी थी। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी किस राज्य में याओशांग उत्सव मनाया गया, तो आंसर होगा मणिपुर में। इसे याओशांग भी बोलते हैं या योसांग भी बोलते हैं। ये मणिपुर के मुख्य त्योहारों में से एक है और ये त्योहार आमतौर पर होली के समय के आसपास मनाया जाता है। मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है, मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह और यहाँ के गवर्नर है अनुसुईया उइके। और जो काबुल लामजाओ नेशनल पार्क है वो भी आपको मणिपुर में मिलेगा, जो कि पूरी दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। अगला प्रश्न है किस राज्य ने नया स्वास्थ्य कार्यक्रम जिसका नाम है आरोग्य महिला ये शुरू किया, तो आंसर होगा तेलंगाना ने। इसमें बस यही याद रखना आप। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि भारत का पहले इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा ये किस राज्य में बनाया जा रहा है, तो आंसर होगा उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के चार धाम यात्रा मार्ग में करीब 900 किलोमीटर लंबा ये देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा होगा। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि अभी नॉर्वेजियन पुरस्कार किसने जीता, तो आंसर होगा ट्रुथ हाउंड्स ने। तो ये यूक्रेनी अधिकार समूह है ट्रुथ हाउंड्स, जिसको अभी नॉर्वे के सखारोव फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसे नॉर्वेजियन पुरस्कार भी कहते हैं। तो क्या है ये ट्रुथ हाउंड्स? ये एक यूक्रेनियन ह्यूमन राइट्स ग्रुप है, मतलब एक मानवाधिकार संगठन है जो मानव के हितों के लिए काम करता है। तो ये नाम याद रखना। और मैं अगर आपसे पूछूं कि अभी प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसे मिला था, सर डेविड चिपरफील्ड को। और ये जो नाम लिख रहा है मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ये मेमोरियल तो रशिया का मानवाधिकार संगठन है और ये यूक्रेन का है। ये न्यूज में क्यों थे? क्योंकि 2022 में इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। इनके अलावा एक व्यक्ति भी थे बेलारूस के जिनका नाम था एलेस बालियात्स्की। तो इन तीनों को मिला था शांति का नोबेल पुरस्कार। अब मेरा आपसे प्रश्न रहेगा कि 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। और हाँ, अगर आप में से इस वीडियो को कोई पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि 2023 के जो नोबेल पुरस्कार जितने भी दिए गए हैं 6 क्षेत्रों में, उनका ट्रिकी वीडियो बना करके मैंने अपलोड कर दिया है। जिस भी लोगों ने देखा है, जितने भी स्टूडेंट ने देखा है, सबको पसंद आया, सबको वो एक ही बार में याद हो गया। फिर भी मैंने इसकी क्विज बना करके भी डाल दी है। तो पहले तो आप उस वीडियो को देख लें ताकि वो अब आपको याद ही हो जाएंगे। फिर बस आप एग्जाम टाइम पे एक बार देख लेना तो भी चलेगा काम। वीडियो कहाँ मिलेगा? तो सिंपल सा यूट्यूब पे सर्च मारना नोबेल प्राइज ट्रिक्स 2023 क्रेक एग्जाम, वीडियो आपके सामने आ जाएगा। और उसे पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। और इस वीडियो को भी अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो प्लीज लाइक कर दो यार, और अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, इसे शेयर करो। मतलब ये हमारा रिवीजन वाला वीडियो बिल्कुल पॉपुलर नहीं हो रहा है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल ही नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है मतलब किसी को पसंद ही नहीं आ रहा है। तो मतलब पसंद नहीं आ रहा है तो फिर मैं क्यों मेहनत कर रहा हूँ इस पे, मेरे को ये समझ में नहीं आता। तो कम से कम अगर आपको पसंद आता है तो आप तो इसकी मदद करो। कई बार होता है ना कि कंपनी अगर चलती नहीं है तो फिर उसे बंद करना पड़ता है मजबूरी में। तो कम से कम आप उसके एम्प्लॉय हो तो उस कंपनी की मदद आपको करनी चाहिए। तो उसी तरह से अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिलती है तो इसकी थोड़ी सी मदद आपको करनी चाहिए। मदद के सेंस में मैं आपसे कोई पैसे नहीं मांग रहा हूँ, बस इसे शेयर कर दो अपने दोस्तों में, अपने स्टडी ग्रुप्स में, और तो क्या, इतनी सी बात है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ अभी मार्च के महीने में खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट का आयोजन ये कहाँ पे किया गया था, तो आंसर होगा नई दिल्ली में। लेकिन अगर आपसे पूछे कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो इस बार 5वां संस्करण हुआ था वो मध्य प्रदेश में हुआ था, और उसमें टॉप पे कौन रहा था? महाराष्ट्र। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन हुआ था उत्तर प्रदेश में, ये 3रा संस्करण था, पंजाब यूनिवर्सिटी इसमें टॉप पे था। और मैस्कॉट अगर आपसे पूछे तो यूथ गेम्स वाले का मैस्कॉट था आशा, और ये यूनिवर्सिटी गेम्स वाले का मैस्कॉट यानी कि शुभंकर था जीतू, ये ध्यान रखना। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में कहाँ पे भिखारी मुक्त शहर पहल शुरू की गई थी, तो आंसर होगा महाराष्ट्र के नागपुर में। मतलब इस पहल के शुरू होने के बाद सार्वजनिक स्थानों पर भीख मांगने की अनुमति नहीं होगी। फिर बताओ अभी रक्षा मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ 6 डॉर्नियर विमान खरीदने के लिए समझौता किया था, तो आंसर होगा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। ये डॉर्नियर 288 विमान है जो कितने खरीद रहे हैं? 6 खरीद रहे हैं। किससे? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से, ये याद रखना। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की बात करें, स्थापना होती है 1940 में।
हेडक्वार्टर बंगलुरु में है। आपको याद है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने देश के बाहर पहला मार्केटिंग ऑफिस कहाँ पे खोला था? मलेशिया में। और इसके अध्यक्ष कौन है? आर माधवन। और इसने तेजस बनाया था जो कि एक हल्का लड़ाकू विमान है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। और जो प्रचंड है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, वो भी इसी ने बनाया है, ये भी ध्यान रखना। फिर बताओ अभी किस देश ने 25 सालों में पहली बार महिलाओं को सैन्य सेवाओं में आने की अनुमति दे दी? तो आंसर होगा कोलंबिया देश ने। कोलंबिया जिसकी कैपिटल होती है बोगोटा, ये साउथ अमेरिकी देश है, करेंसी है कोलंबियन पीसो। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसमें पूछ रहे हैं अभी किस राज्य में बुमचू उत्सव मनाया गया? तो ये मनाया जाता है सिक्किम में। क्या नाम है? बुमचू उत्सव। सिक्किम की कैपिटल होती है गंगटोक, मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमांग और गवर्नर कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। याद रखना जो सिक्किम है ये 3 इंटरनेशनल बाउंड्रीज को टच करता है। कौन कौन से हैं वो देश? नेपाल हो गया, चाइना हो गया और भूटान हो गया। और केवल एक स्टेट को टच करता है ये, वो है पश्चिम बंगाल। ये जरूर याद रखना, ये स्टैटिक बन सकता है आपका। अभी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को पहली बार भारत के किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में लिथियम के भंडार मिले थे? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। लिथियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 3 होता है भाई। हाइड्रोजन पहला, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम तीसरे स्थान पे आता है ये पीरियोडिक टेबल में। ये सबसे हल्की धातु होती है। और अगर बात करें लिथियम के सर्वाधिक भंडार वाले देशों की, तो सबसे ज़्यादा मिलेगा आपको चिली में, फिर ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना। अब भारत में भी मिले हैं जम्मू कश्मीर में। पहले जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो स्थापना 1851 में होती है, हेडक्वार्टर कोलकाता में है। और यहाँ से भी एक करंट अफेयर्स का प्रश्न आपको याद होगा कि इसके नए डायरेक्टर जनरल बने जनार्दन प्रसाद। अब एक करंट अफेयर्स का प्रश्न ही है जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ कि अभी भारत के किस राज्य में वेनेडियम जो धातु है उसकी खोज की गई या वेनेडियम मिला? बताओ कहाँ पे मिला? जिसका एटॉमिक नंबर होता है 23, जिसे V से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क कहाँ पे बनेगा? जियोलॉजिकल पार्क, तो ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में बनेगा, लम्हेटा गांव में। और याद है आपको जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला डायरेक्टर कौन बनी थी? डॉक्टर धृति बनर्जी बनी थी। और अगर पूछे कि हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पे बन रहा है? हरियाणा के राखीगढ़ी में बन रहा है। और एक प्रश्न और मैं आपको बताऊंगा, स्टैटिक प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम को। ये भी ध्यान रखना। अभी हाल ही में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने थे? तो रोहित शर्मा बने थे, ये याद रखना, पहले भारतीय कप्तान है, इसलिए मैं प्रश्न बता रहा हूँ आपको। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व यूनानी दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 11 फरवरी को। तो वर्ल्ड यूनानी डे होता है ये 11 फरवरी, याद रखना। और इस बार की थीम थी यूनानी मेडिसिन फॉर पब्लिक हेल्थ। अच्छा, वैसे यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो हैदराबाद में है। और ये जो दिन है विश्व यूनानी दिवस जो हम 11 फरवरी को मना रहे हैं, ये समाज सुधारक और महान यूनानी चिकित्सक हकीम अजमल खान की जयंती पर मनाया जाता है। और अगर पूछे कि इस चिकित्सा पद्धति का जनक किसे माना जाता है? तो हिप्पोक्रेट्स को माना जाता है। 2-4 प्रश्न मैं आपको और रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अभी अगर पूछे कि पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन ये कहाँ पे किया गया था? असम के सिलचर में। और अगर पूछे कि ब्रिटेन की संसद ने किसे आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया था? तो तनुजा नेसारी को। वैसे आप जानते हो एक नेचुरोपैथी डे भी होता है, प्राकृतिक चिकित्सा दिवस, वो 18 नवंबर को मनाते हैं। और आयुष का मतलब क्या होता है? आयुष, आयुर्वेद, ए का मतलब हो गया, वाई मतलब योगा और नेचुरोपैथी, यू से यूनानी, एस से सिद्धा और एच से होम्योपैथी। वैसे आयुष मंत्री हमारे कौन है? सर्बानंदा सोनेवाल है। अब आप बताओ इनके पास एक और मंत्रालय है, वो कौन सा मंत्रालय है? और अगर किसी को मंत्रालयों के मंत्री याद करने में दिक्कत होती है तो इस पर मैंने ट्रिकी वीडियो बना रखा है, तो आप सिंपल सा सर्च करना मिनिस्ट्री ट्रिक्स बाय क्रिक एग्जाम, मिल जाएगा आपको वीडियो। अभी बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, अभी फरवरी में ही वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो आंसर होगा दुबई में हुआ था। और दुबई ये 100% पेपरलेस होने वाली दुनिया की पहली सरकार भी बनी थी। और आपको याद दिला दूं, अभी दुबई में ही पहले होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन भी किया गया था। फिर बताओ, अभी चिरंजीवी बीमा योजना के तहत बीमा सुरक्षा राशि को बढ़ा के कितना करने की घोषणा की गई थी? तो पहले तो ये बताओ, चिरंजीवी बीमा योजना ये किस सरकार की है? राजस्थान सरकार की है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? ये आप लोग मुझे बताओ।
और अभी सिंपल सा याद रखना है प्रश्न से कि बीमा योजना में जो राशि दी जाती है या मेडिक्लेम जो उपलब्ध कराया जाता है उसे बढ़ा के 25 लाख रुपए कर दिया गया। पहले ये 10 लाख रुपए था और उससे भी पहले ये 5 लाख रुपए था। 2 बार बढ़ाया गया, मतलब 5 से 10 किया गया, फिर 10 से 25 कर दिया। ध्यान रखना ये। अच्छा, एक करंट अफेयर्स का प्रश्न मैं आपसे और पूछूंगा कि अभी राजस्थान में 19 नए जिले शामिल हुए थे, तो आप मुझे बताओ कि टोटल अब जिलों की संख्या वहां पे कितनी हो गई है। फिर बताइए, अभी इसरो ने अपना सबसे छोटा रॉकेट लॉन्च किया, उसका नाम क्या है। तो SSLV-D2 फुल फॉर्म होती है शॉर्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और ये इसरो का अब तक का अपना सबसे छोटा रॉकेट है और इसे लॉन्च किया गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। और इसमें हमने इसके साथ 3 सैटेलाइट लॉन्च किए थे। एक तो इसरो की ही सैटेलाइट थी EOS-07 यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 07। एक चेन्नई की एक स्टार्टअप कंपनी है, उसका सैटेलाइट था आज़ादी सेट 2। और एक अमेरिका की कंपनी है अंतारिस, उसकी सैटेलाइट थी जिसका नाम है जानूस 1। और ये 2023 का पहला सफल परीक्षण था हमारा। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट का नाम क्या है जिसे स्काई रूट कंपनी ने बनाया था, तो आंसर होगा विक्रम एस। और हमने PSLV C-53 रॉकेट के जरिए किस देश के उपग्रहों को सैटेलाइट्स को लॉन्च किया था, तो सिंगापुर के सैटेलाइट्स को। और अगर पूछूं PSLV C-54 के द्वारा हमने किस देश के सैटेलाइट्स को लॉन्च किया था, तो भूटान के। अच्छा, निसार उपग्रह आपने सुना होगा काफ़ी बार, इसे किन किन देशों ने मिलकर के बनाया, तो भारत और यानी कि भारत की स्पेस एजेंसी इसरो और अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने मिलकर के बनाया। ध्यान रखना ये, हर क्वेश्चन में मैं आपको जो एक्स्ट्रा जानकारियां दे रहा हूँ, चाहे वो कंट्री या ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित स्टैटिक हो गए या उस प्रश्न से ही संबंधित कुछ और प्रश्न मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। देखो, वैसे रिवीजन वाला सेशन है, रिवीजन के अंदर भी मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ। देखो, अगला प्रश्न है, गोल्डन बुक अवार्ड्स 2023 से सम्मानित नाउ यू ब्रीथ पुस्तक के लेखक कौन है। राखी कपूर है। तो राखी कपूर इन्होंने लिखी है ये बुक जिसका नाम है नाउ यू ब्रीथ, और अभी इस बुक को 2023 का गोल्डन बुक अवार्ड भी मिला है। गोल्डन बुक अवार्ड ये एशिया का प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। अभी जानते हो डॉक्टर पेगी मोहन ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर। रिकी केज, तीसरी बार ग्रेमी पुरस्कार मिला था इन्हें, और ग्रेमी अवार्ड पाने वाले ये चौथे भारतीय संगीतकार बने थे। गीतांजलि श्री तो आप जानते ही हो, 2022 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला था इनके उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए, जिसको ट्रांसलेट किया था डेजी रॉकवेल ने। और अगर पूछे कि 2023 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसे मिला, तो ये प्रश्न का उत्तर आप लोग देंगे। किसे मिला, कहाँ के हैं वो लेखक, किस देश के हैं, और उनके उपन्यास का नाम क्या है, ये तीनों प्रश्न के उत्तर दो। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में पहले स्थान पे कौन रहा, तो आंसर होगा महाराष्ट्र। पढ़ा है हमने खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये 2022 का संस्करण है जो 2023 में हुआ, 5वां संस्करण है। कहाँ पे हुआ, मध्य प्रदेश में। और इसका मैस्कॉट शुभंकर हमने बात करी थी, वो है आशा। तो पहले स्थान पे इसमें महाराष्ट्र रहा था, दूसरे स्थान पे हरियाणा था, और तीसरे पे मध्य प्रदेश था। और अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन हुआ, तीसरा संस्करण था, उत्तर प्रदेश में हुआ, जिसका मैस्कॉट था जीतू, उसमें बताओ पहले स्थान पे कौन रहा। और अभी खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण भी हुआ 2023 में, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में, उसमें विजेता रहा था या पहले स्थान पे रहा जम्मू कश्मीर ही, ये भी ध्यान रखना। और बार बार क्वेश्चन इस तरह के जब भी आएंगे मैं बार बार आपको रिपीट कराऊंगा ताकि वो आपके दिमाग में घुस सके, क्योंकि क्लास ही हमारी ये रिविजन वाली क्लास है, तो हम बार बार रिपीट करेंगे चीज़ों को। अगला प्रश्न देखो, इस प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी फरवरी में असम के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया, गुलाब चंद कटारिया को। और आपको बता दूं इस साल के स्टार्टिंग में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 13 राज्यों में नए राज्यपालों को नियुक्त किया था, तो वो 13 के 13 मैं आपको यहाँ पर रिवाइज करा रहा हूँ, और बाद में इनको याद करने की ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, असम के बने अभी गुलाब चंद कटारिया, आंध्र प्रदेश के बने एस अब्दुल नजीर, हिमाचल प्रदेश के बने शिव प्रताप शुक्ल, झारखंड के बने CP राधाकृष्णन, सिक्किम के बने लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, अरुणाचल प्रदेश के बने केवल्य त्रिविक्रम परनायक। अब आगे के जो नाम बताऊंगा वहां पे आप देखोगे कि इनके ट्रांसफर हुए हैं। ये ऊपर जो मैंने आपको नाम बताए 4-5, ये तो बिल्कुल नए बने हैं। अब ट्रांसफर किन किन के हुए, जो आंध्र प्रदेश वाले थे वो छत्तीसगढ़ चले गए, यानी कि छत्तीसगढ़ के बन गए अब विश्वभूषण हरिचंद्रन। तो मैं आपको डायरेक्ट ही बता देता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं होगा। मणिपुर के बन गए अनुसुईया उइके,
नागालैंड के बन गए लॉ गणेशन, मेघालय के बन गए फागू चौहान, बिहार के बन गए राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, महाराष्ट्र के बन गए रमेश बैस और लद्दाख के बन गए बीडी मिश्रा। अच्छा ये बताओ संविधान की किस अनुसूची में राज्यपालों के बारे में बताया गया है? 153 से लेके 163 तक। मैंने आपको बताया था इनके ट्रिक्स मैं आपको याद कराऊंगा ट्रिक से, तो ट्रिक्स का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, तो सिंपल सा सर्च मारना 2023 गवर्नर्स ट्रिक्स बाय क्रैक एग्जाम, मिल जाएगा आपको। तो ये थी आज की आपकी करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास। कैसी लगी आपको क्लास कमेंट करके जरूर बताओ। क्या स्कोर रहा आपका और क्या ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई? क्या इससे आपको मदद मिलेगी आपकी पढ़ाई में चीज़ों को याद रखने में? और अगर आप चाहते हो इसे हम कंटिन्यू रखें या नंबर ऑफ क्वेश्चन और भी ज़्यादा बढ़ाएं, तो इसमें आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा, आपकी भी मदद लगेगी। इसे अपने दोस्तों के साथ में आपको शेयर करना पड़ेगा। जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़ेंगे मुझे भी इसमें समय देने पे और काम करने में मज़ा आएगा। अब बस आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ में जो भी आपका स्टडी ग्रुप है व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे, इसे एक बार शेयर कर देना। डेली में वीडियो लेकर के आऊँगा ये करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला, डेली आपको शेयर करना है। बाकी क्विज भी आप लगाते रहें आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में, हर तरह की वहाँ आपको क्विज मिलेगी, स्टैटिक भी करंट अफेयर्स वाले भी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो बस आज के लिए थैंक यू।